तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ, उनके लिए सिर्फ मैंने 30 मिनट्स उनकी डेट्स चेक की है और मुझे मतलब मेरी पूरी जिंदगी, मेरी 26 साल तक की उम्र मैंने सिर्फ उसी इंसान को मैंने पढ़ा है। मेरे लिए बहुत इजी था उनके बारे में बोलना और उनके बारे में बात करना, उनके बारे में समझाना। वो मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स डालता रहूँगा बीच बीच में, तो आपको अंदाज़ा आएगा। आई होप आप सब लोग सही होंगे। और अगर मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? प्लीज़। हाँ। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है मेरे मानस गुरु। मैंने जिनको अपना गुरु स्वीकारा हुआ है। जब मैं अपने लोएस्ट पे होता हूँ ना, तो मैं सिर्फ इन्हें ही सुनता हूँ, इनके अलावा किसी को नहीं सुनता हूँ। पीरियड। ये ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मेरे सबसे फेवरेट वो है आचार्य रजनीश, रजनीश ओशो। उनका रियल नाम था चंद्र मोहन जैन। चंद्र मोहन जैन का जन्म कुछवाड़ा गांव में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है। वहां पे एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में, प्योर जैन फैमिली में उनका जन्म हुआ था। सो आप सोच सकते हो कि ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 11 चिल्ड्रंस, मतलब वो उनके 11 भाई बहनों में सबसे बड़े बच्चे थे। तो ओशो जी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ ज्यादातर उनका बचपना नहीं बीता है। बिकॉज जब वो बहुत ही छोटे थे ना, तब उनको उनके मामा और मतलब उनके ममेहार, मतलब मामा के घर, मतलब नाना नानी के पास भेज दिया गया था। तो उनके नाना भी बहुत फ्री माइंडेड थे, उनकी नानी भी बहुत फ्री माइंडेड थी, तो वो ओशो को हर एक चीज में छूट देते थे। तो उनका बचपना रिस्ट्रिक्शन में नहीं बीता, उनका बचपना बीता फ्रीडम में बीता। तो मतलब ही वॉज अ किंग, मतलब वो अपने दिल से ही बहुत बड़े राजा था वो इंसान। मतलब आप सोच नहीं सकते, ही वॉज अ रेबल ऑल्सो सिंस चाइल्डहुड। उनके बारे में तो जितनी बातें कही जाए उतनी बातें कम है। तो फिर उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है व्हेन ही वाज जस्ट 7 ईयर ओल्ड, जिनसे वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड हुआ करते थे ओशो। तो उनकी डेथ हो जाती है व्हेन ओशो वाज जस्ट 7 ईयर ओल्ड। तो आप सोच सकते हो 7 साल के बच्चे के दिलो दिमाग पे, जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो अपनी सारी फीलिंग शेयर करता है हर रोज, जो इंसान उसे बहुत ज्यादा चाहता है, उनकी डेथ हो जाना, इतने छोटे बच्चे के हृदय पे कितना बड़ा असर पड़ता है। तो ओशो तो वो कोप कर गए और 1 साल बाद ओशो फिर अपने माता पिता के साथ फिर से यहाँ पे आ गए, अपने गांव में मध्य प्रदेश में। और जब वो वापिस आए तब उन्होंने अपना स्कूलिंग कंटिन्यू किया, जो नॉर्मल बच्चे करते हैं। ही वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल किड। फिर उन्होंने धीरे 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 उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। व्हेन ही हिट प्यूबर्टी, मतलब वो जब 15 साल के हुए तब ही हैड अ गर्लफ्रेंड। देखिए, उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में चर्चा नहीं होगी, पर मैं करता हूँ उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में चर्चा, बिकॉज मुझे पता है, मैंने उनको पढ़ा है, उनका बचपना। सो ओशो जब 15 साल के थे तब उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था शशि। एमपी में उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनका नाम था शशि। जब 15 साल के थे उन लोगों का मतलब लव रिलेशन चला था। ओशो वॉज वेरी कनेक्टेड टू हर, मतलब ओशो ने उनको बहुत चाहा भी था, बहुत प्यार भी करते थे ओशो उन्हें। बट ड्यू टू सम रीजन उन्हें थायराइड की बीमारी हो गई शशि जी को, और बहुत ही कम अल्प आयु में उनका देहांत हो गया। मतलब बहुत कम उम्र में शशि जी चल बसे। तो आप इमेजिन कर सकते हो, जिस इंसान से आप, हमारी गर्लफ्रेंड हमारे साथ ब्रेकअप कर लेती है, हमें बहुत बुरा लगता है। एंड वेन, मतलब वो जब 15 साल के थे, तो जब प्यार अपने पैमाने पे होता है, मतलब प्यार हम दिल से करते हैं, मतलब क्योंकि हमारे दिमाग में टेक्निकल चीजें नहीं होती कि वो मुझे छोड़ देगी, ऐसा हो जाएगा, हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। तो ओशो बहुत टूट चुके थे अंदर से। देन ओशो ने अपने इंटरेस्ट को स्विच किया और ओशो ने पढ़ना, मतलब बुक्स पढ़ना और ये सारी चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा बिजी रखना शुरू किया। और ओशो थोड़ी 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 करके उनकी रुचि, ही वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स मैन, ही यूज टू प्ले ए स्पोर्ट। वो स्पोर्ट्स खेलते थे बहुत ज़्यादा। और जब टाइम मिलता था स्पोर्ट्स खेलने के बाद, तब वो सिर्फ किताबें पढ़ा करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 1,50,000 पुस्तकें पढ़ी है। 1,50,000 किताबें उन्होंने पढ़ी है, और उस किताबों के बारे में उन्होंने, हर एक किताब के बारे में उन्होंने सबको एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। और ये मैं एविडेंस बेस्ड बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो आप लोग चेक कर सकते हैं जाके।
तो उनका ज़्यादातर इंटरेस्ट फिलोसॉफी में था। तो स्लोली स्लोली जब ओशो अपनी 20s में एंटर करते हैं तब वो नौकरी करना मतलब जॉब करना स्टार्ट करते हैं जबलपुर यूनिवर्सिटी में। ही वॉज अ लेक्चरर। मतलब वो एक ऐसे लेक्चरर थे कि वो रेबेल थे। मतलब वो मुंह फट बोल सकते हैं जिस इंसान को, मतलब वो उस हिसाब का कैरेक्टर था वो कुछ, बिकॉज ही वॉज वेरी स्मार्ट। मतलब ऐसे इंसान को आप ना उन्हें कोई बोलने में बीट कर सकता था, ना उन्हें कोई इंटेलेक्चुअलिटी में बीट कर सकता था, ना उन्हें किसी भी चीज में कोई बीट कर सकता था, बिकॉज ही वॉज दैट स्मार्ट। उन्होंने अपना ब्रेन उस हिसाब से डेवलप किया हुआ था कि उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना मतलब तुम्हारी हार फिक्स है, कि तुम हारोगे वो चीज फिक्स है। तो ओशो ऐसे व्यक्ति थे। एंड स्लोली स्लोली उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की, एंड देन यू नो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ओशो इस हिसाब से थे। और उस समय में ओशो ने कुछ ऐसे बयान दिए कि उस टाइम के लिए वो चीजें, क्योंकि ओशो तो भविष्य का सोचते थे। ओशो 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल आगे का सोचने वाला इंसान था उस समय में। उस समय में उन्होंने जब उनकी फर्स्ट बुक रिलीज की संभोग से समाधि तक, उस समय में जब उन्होंने लोगों को एजुकेशन दिया सेक्स के बारे में, संभोग के बारे में, या कोई भी चीज़ों के बारे में, तो उस टाइम पे वो चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती थी उनके लिए बहुत ज़्यादा। तो भारत में उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट कॉल्स आने लगे थे, क्योंकि हमारी कंट्री में ज़्यादातर चीज़ों का ओपनली बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गए थे। वो बाबाओं को भी चैलेंज करते थे, वो भगवान को चैलेंज करते थे। कभी एक सभा में जब वो बैठते थे तो कभी बोलते थे भगवान होते हैं, एंड ही विल मेक यू बिलीव दैट भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और नेक्स्ट वीक जब वो बयान देते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान होते ही नहीं है। मतलब वेरी चैलेंज, मतलब उनके साथ बात करना मतलब एक चैलेंज था लोगों के लिए। सो सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता था, जब तुम अपना मुंह बंद रखो और ओशो की ऑरा की आभा में तुम बैठो और ओशो जो बोलते हो तुम सुनोगे, तो यू विल गेट मेस्मराइज। बट मुझे लगता है कि ऐसे इंसान जो होते हैं ना, आई गेस कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मतलब बिगेस्ट इन्फ्लुएंस था उनका लोगों पे, यहाँ पे भी। आप बिलीव नहीं कर सकते, विनोद खन्ना जी भी उनके आश्रम में रहे। और विनोद खन्ना वॉज अ बिग 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 शॉट एट अ टाइम। अमिताभ बच्चन के आगे वो विनोद खन्ना जी थे। तो विनोद खन्ना जी ने सब कुछ छोड़ के ओशो आश्रम में, ही वॉज अ गार्डनर। कैन यू बिलीव दैट? ही वॉज अ गार्डनर। आप किसी इंसान को छोटी सी नौकरी भी छोड़ने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ओशो ने विनोद खन्ना जी को इतना बड़ा उनका करियर छोड़ने के लिए उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया था। और नॉट ओनली विनोद खन्ना, सभी लोग ओशो के वहां पे जाते थे। तो शॉर्टली जब ओशो की मुलाकात यूएस बेस्ड आनंद शीला जी से होती है, तो माता आनंद शीला ओशो जी से कहती है कि आप अमेरिका में आइए, लोग आपसे बड़ा ही इंस्पायर होंगे। और अमेरिका में आपके जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसकी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रिस्पेक्ट करेंगे, और आपको तकलीफ नहीं होगी, और हम आपका बड़ा आश्रम बनवाएंगे वहाँ पे। एंड ओशो जस्ट सेड यस, एंड ओशो वेंट टू यूएसए। सो जब वो यूएसए गए, एक हिंदुस्तानी, एक मंक, एक साधु अमेरिका जैसी मॉडर्न कंट्री में जाके अपने नाम का नगर बसाना छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। सो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो ओशो क्या था। ओशो ने अमेरिका में रजनीशपुरम नाम की पूरी अपने नाम की सिटी वहां पे बसा ली थी। और ओशो कहते हैं आई एम अ रिच मैन्स गुरु। मतलब रिचनेस का मतलब ओशो ये नहीं कहते थे तुम पैसों से रिच हो, तुम विचारों से रिच होने चाहिए थे, तुम दिल से रिच होने चाहिए थे, तुम अपने माइंड का जो स्पेक्ट्रम है उससे रिच होने चाहिए, तुम बड़े होने चाहिए, तुम विकसित होने चाहिए। सो ओशो ऐसे ही लोगों को एक्सेप्ट भी किया करते थे कि जो मतलब उनकी विचारधाराओं में थे। और उनके ज़्यादातर डिसाइपल फॉरेनर्स थे, अमेरिकी लोग थे। फिर स्लोली स्लोली ओशो का जो प्रचार अमेरिका में हुआ, वहाँ जाके ओशो को वर्ल्ड वाइड, मतलब वो इंडिया में मुंबई में उनका फर्स्ट आश्रम था, तब ही वॉज मतलब स्ट्रगलर्स। तो इन जैसे लोगों को मैं स्ट्रगल करते हैं वैसा नहीं मानता हूँ, वो लर्न ही करते होते रहते हैं।
तो जब वो अमेरिका गए तब उनके नाम की कीर्ति मतलब नेक्स्ट लेवल हो चुकी थी, और अमेरिकी जेल मतलब अमेरिकी पुलिस भी उनसे घबराने लगी थी कि अगर ये इंसान जिंदा रहेगा तो मतलब क्या ही हो जाएगा। आप सोचो, ये कोई इंसान दूसरी कंट्री में जाके अपने ही नाम का पूरा नगर बसा लेना, वो भी 7 समुंदर पार, इट्स नॉट इजी थिंग। हम लोग हमारे नाम की शॉप खोल के भी हम लोग उसको सस्टेन नहीं कर पाते। और ओशो ने रजनीशपुरम बना के उसने उन्होंने हमारे लिए एक सेट अपना वो निर्धारित किया कि हम लोग कर सकते हैं, हिंदुस्तानी भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान के संत भी कर सकते हैं। और उनका दूसरे साधुओं की जैसा क्लेम नहीं था कि तुम लोग ये करो, तुम लोग वो करो, तुम लोग को यही करना चाहिए, तुम लोग को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए, तुम्हें ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहिए। ओशो वॉज वेरी फ्री। ओशो की एक ही सिंपल मेंटालिटी थी कि कोई भी चीज को उतना करो कि तुम्हारा उस चीज से मन भर जाए और तुम्हारी उसके प्रति आसक्ति कम हो जाए। जब तुम्हारी आसक्ति कम हो जाती है ना, तब तुम्हें इंटरनली ही तुम्हारे अंदर कोई टेम्पटेशन बचती नहीं है कोई चीज को पाने की या फिर कुछ करने की, बिकॉज यू डिड इट ऑल। तो वैसा ओशो की मोनोपोली थी, विच इज गुड। मैं उन्हीं मोनोपोलीज में चलता हूँ, और मेरे तो वो गुरु है, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, मैं हर रोज उनको सुनता हूँ। और मेरी मेंटल सेनिटी के लिए ओशो इज माई मेडिसिन, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज। यू शुड लिसन ओशो। ओशो इज माई एवरीथिंग। आई लव हिम द मोस्ट। तो हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, बस यहीं थे। तो ये बातें थी ओशो के बारे में। और किशोर नमित कपूर की जो मुंबई में एकेडमी है, वहाँ पे किशोर नमित कपूर जी ने एक बोर्ड लगाया हुआ है शायद से, कि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जिंदगी ऐसे जियो कि जैसे तुम अभिनय करते हो, और अभिनय ऐसे करो कि जैसे तुम जिंदगी जीते हो। तो ये लाइन हमारे ओशो रजनीश जी की है, उन्होंने ही ये कोट किया हुआ था। सो आप लोग उस इंसान की मेंटालिटी आप लोग सोच सकते हो कि वो कितने साल आगे का सोचता था। ही स्टिल रेलेवेंट आफ्टर सो मैनी ईयर, मतलब इतने साल की उनकी वो देहांत हो जाने के बाद भी आज इतने सालों बाद भी ओशो रेलेवेंस में है। उसका कारण यही है कि वो दूरदेशी थे, वो तार्किक थे, वो दार्शनिक थे। ही वॉज अ फिलोसोफर, ही वॉज अ मिस्टिक। तो यही है मेरा आज मैं अपने टॉपिक को यहाँ पे एंड करता हूँ ओशो के बारे में बोल के। ये सिर्फ उनकी अर्ली बातें थी, और भी उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज हुई, और भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आए, अप्स आए, डाउन्स आए। उन सारी बातों में चर्चा हम दूसरी वीडियोस में कभी करेंगे। कमेंट करना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करो। आज मेरा चौथा वीडियो ही मैं शूट कर रहा हूँ। सो आई गेस यू लाइक माई वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कहीं लैग कर रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ में कुछ और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, या बोलने में या मेरे समझाने में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ और आप लोगों तक बेस्ट क्वालिटी चीज़ें पहुँचा पाऊँ और कन्वे कर पाऊँ, कि आप लोग समझे कि हमारे देश में इतने ज़्यादा स्मार्ट लोग, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट, जो स्पिरिचुअली, मेंटली, एवरीथिंग, जो एनलाइटेंड लोग हुए हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता पाऊँ। हमारे देश की कुछ खुफिया चीज़ें, मिस्टिक चीज़ें, ऑकल्ट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, उन पे प्रकाश डाल पाऊँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।